स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर नंबर 3 आज शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है आनुवांशिकी जेनेटिक्स। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है इसमें हम आनुवांशिकता में मेंडल का क्या योगदान था, आनुवांशिकता किसे कहते हैं, आनुवांशिकता से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं जो हमें पढ़नी है, और मेंडल के आनुवांशिकता के नियम कौन कौन से हैं वो हमें इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो हमारा टॉपिक है आनुवांशिकता। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आनुवांशिकी, परिभाषा हम पढ़ लेंगे आनुवांशिकी। ठीक है, अब इसे बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, अब ये जेनेटिक्स क्या होती है, तो ये एक शाखा है जीव विज्ञान की जिसमें आनुवांशिकता और आनुवांशिकता के नियमों का अध्ययन किया जाता है। ये शाखा क्या कहलाती है, आनुवांशिकी कहलाती है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा वह शाखा जिसमें जितने भी सजीव शामिल हैं उन सभी सजीवों की वंशागति, लक्षणों की वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। सजीवों में, यहाँ पे सजीवों में लक्षणों की वंशागति, जिसको हेरेडिटी बोलते हैं, एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, आनुवांशिकी कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें आनुवांशिकी क्या है, एक जीव विज्ञान की शाखा है और जिसमें सजीवों के जितने भी लक्षण हैं उन लक्षणों की वंशागति का मतलब लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित जाना। अर्थात हम एक उदाहरण के रूप में हम बात करें तो माता पिता से जो लक्षण है वो उसके बच्चों में आने, संतति में प्राप्त होना, तो उनका अध्ययन, और जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है उन विभिन्नताओं का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को आनुवांशिकी या हेरेडिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो एक शब्द आया है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो शब्द है, उस जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, 1905 में, सन 1905 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बेटसन। बेटसन ने किया। एक ही आपको ध्यान में रखना है, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग 1905 में, सन 1905 में बेटसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का उपयोग किया था। अब ये जो जेनेटिक शब्द है, ये जेनेटिक शब्द ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द जीन से बना है। किससे बना है, ग्रीक भाषा का शब्द है जीन, उस जीन से जेनेटिक शब्द बना है। आपको एक ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में ये देखो जेनेटिक्स हमने पढ़ा, शब्द का प्रयोग कब किया, आनुवांशिकी होती क्या है और एक किससे बना है। अब आपको इसमें जो कुछ परिभाषाएं ध्यान में रखनी है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है आनुवांशिक लक्षण।
आनुवांशिक लक्षण। अब देखो आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। अब जितने भी जीव होते हैं, सजीव होते हैं, उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। उस लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान जो पैतृक लक्षण होते हैं, उन लक्षणों का उनकी संतति पीढ़ी में गमन, अर्थात माता पिता से जो लक्षण है उनके बच्चों में चले गए, तो जो पैतृक लक्षण है वो संतति पीढ़ी में गमन होते हैं। अब जो लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, उन्हीं लक्षणों को हम कौन से लक्षण बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण के नाम से जानते हैं। तो यदि हम परिभाषा लिखें तो हम लिख सकते हैं कि वे लक्षण जो सजीवों में, वे लक्षण जो सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान, जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, उस लैंगिक जनन के दौरान या क्रिया के समय युग्मकों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। युग्मकों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। कौन से लक्षण कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो आपको एक ये परिभाषा ध्यान में रखनी है कि आनुवांशिक लक्षण होते क्या है। ठीक है। अब इसमें देखो एक शब्द हमने पढ़ा वंशागति। देखो एक तो ये हमने पढ़ा वंशागति, जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब ये वंशागति है, तो वंशागति किसे कहते हैं? यदि इसको हम एक परिभाषा के रूप में लिखें तो हम वंशागति को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो वंशागति क्या होती है? आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से, आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होना। ठीक है। जो आनुवांशिक लक्षण है उसका जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होना या संचरण क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। आनुवांशिक लक्षण जो माता पिता से उसके बच्चों में जाते हैं, तो उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होना क्या कहलाता है? वंशागति या हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है। अब इस हेरिडिटी या वंशागति शब्द का प्रयोग क्वेश्चन पूछा जाता है। हेरिडिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? स्पेंसर ने 1863 में। ध्यान रखना, हेरिडिटी शब्द का प्रयोग सन 1863 में स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया। किस शब्द का प्रयोग किया? हेरिडिटी शब्द का प्रयोग स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था। ठीक है। उसके बाद में जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है। देखो हमने जाना कि भाई जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी तो उस स्थिति में जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो ये विभिन्नताएं किसके कारण होती है? तो ये विभिन्नताएं जीन विनिमय, किसके कारण होगी? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर।
तो क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय के कारण ये जो विभिन्नताएं हैं वो सजीवों में उत्पन्न होती है। ठीक है, अब हमारा अगला जो पॉइंट रहने वाला है वो होगा मेंडलवाद, जिसको मेंडलिज्म कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलिज्म क्या होता है, मेंडलवाद क्या होता है। तो अगला पॉइंट होगा मेंडलवाद। मेंडलिज्म। अब मेंडलवाद को यदि हम जाने तो हम कैसे पढ़ सकते हैं इसको। अब देखो, सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है, मेंडल नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए। सेकंड आपको इसमें ध्यान रखना है, मेंडल ने अपने जो आनुवंशिकता के प्रयोग किस पादप पर किए, उद्यान मटर। किस पादप पर किए, उद्यान मटर। और इसका वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। तो ये जो पादप था उस पे मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किए। ठीक है, और इन आनुवंशिकता के प्रयोगों, ध्यान रखना इसमें कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। आनुवंशिकता के प्रयोगों के परिणामों के आधार पर मेंडल ने जो आनुवंशिकता के प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों से जो परिणाम प्राप्त हुए, तो उन परिणामों के आधार पे आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए। आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए। ठीक है, और जब उन्होंने आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए तो ध्यान रखना, मेंडलवाद को यदि हम परिभाषा के रूप में लिखे तो मेंडल ने उद्यान मटर या पाइसम सेटाइवम पादप के ऊपर आनुवंशिकता के प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए, और इसे किस नाम से जाना जाता है, मेंडलिज्म या मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, आनुवंशिकता के जनक कौन है, बताओ देखिए। तो उत्तर क्या होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है आनुवंशिकता के जनक जो है वो कौन है, तो क्या नाम होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है, आनुवंशिकता के जनक। ठीक, और मेंडलवाद क्या है तो वो भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि जो आनुवंशिकता के प्रयोग या वंशागति के नियम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता के प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किए थे। अब बात इसका जीवन परिचय है वो देखते हैं। मेंडल का जो जीवन परिचय है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इनका जन्म कब हुआ, उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन से कार्य किए, तो वो सब इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। मेंडल का जीवन परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले आती है बात इनके जन्म की। तो मेंडल का जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखना 22 जुलाई 1822। ठीक है, 22 जुलाई 1822 को जन्म हुआ था और हेजेनड्रॉफ प्रांत के हेजेनड्रॉफ
ड्रॉफ ये प्रांत का नाम था, ठीक है। और ऑस्ट्रिया देश था, और सिलिसिलियन गांव था। ऑस्ट्रिया के हेजेनडोर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में किसका जन्म हुआ था? मेंडल का जन्म हुआ था, ठीक है। फिर बात है 1842, यानी 20 साल बाद में उन्होंने दर्शन शास्त्र की उपाधि प्राप्त की। कब? 1842 में उन्होंने दर्शन शास्त्र की उपाधि या डिग्री प्राप्त की। बात आती है 1843 में ब्रून शहर के चर्च में पादरी बने। कब बने? 1843 में ब्रून शहर का जो चर्च था उस चर्च में वो पादरी बने। और चर्च में उन्होंने उद्यान मटर या पाइसम सेटाइवम जो पादप था उस पादप पर लगातार 7 वर्षों तक प्रयोग किया। लगातार 7 वर्षों तक प्रयोग किया, यानी 1856 से 1863। तो सन 1856 से 1863 तक लगातार 7 वर्षों तक उन्होंने उद्यान मटर जो पाइसोन सेटाइवम पादप था उनके ऊपर उन्होंने संकरण से संबंधित जितने भी प्रयोग है वो किए, या आनुवांशिकता से संबंधित जो प्रयोग है उन्होंने किए, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखना है। मेंडल जो है 1863 तक प्रयोग किए और 1865 में सन 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ध्यान रखना, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष या समकक्ष कब? 1865 में, ठीक है, अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। जो भी उन्होंने 7 साल तक प्रयोग किए तो उनमें जो भी शोध किया शोध पत्र प्रस्तुत किया, ठीक है। तो 1865 में शोध पत्र प्रस्तुत किया और 1866 में, ठीक है, जो ब्रून सोसाइटी की वार्षिकी जो अधिवेशन होता है, वार्षिक अधिवेशन या वार्षिक जो पत्रिका निकलती है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की, उस के अंदर पादप संकरण पर प्रयोग वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग शीर्षक के रूप में एक पत्रिका प्रकाशित हुई। कब हुई थी? 1865 में उन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया और 1866 में वार्षिकी में जो है वो पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक के रूप में वो प्रकाशित हुई। और उसके बाद में 6 जनवरी 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई। तो इनकी कुछ बातें हैं। जन्म, उसके बाद में 42 में दर्शन शास्त्र की डिग्री, 43 में ब्रून शहर के चर्च के पादरी, लगातार 7 वर्ष, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, 56 से 63 तक प्रयोग किया जो पादप था पाइसम सेटाइवम। 65 में उन्होंने शोध पत्र प्रकाशित किया और 66 में एक शीर्षक था पादप संकरण पर प्रयोग शीर्षक से एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ
और उसके बाद में 6 जनवरी 1884 में मेंडल की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो आपको ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है। अब आगे अगला जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है, मेंडल की सफलता के कारण। तो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे तो उन प्रयोगों के दौरान उन्हें जो सफलता मिली, तो उन सफलता के पीछे कौन कौन से कारण हैं, तो वो इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण। तो मेंडल की सफलता के कारण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो होगा, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, तो वो काफ़ी हद तक इन प्रयोगों के सफलता के लिए मुख्य कारण था। तो पहला कारण है, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तो पहला जो प्रमुख कारण था तो वो ये था कि मेंडल ने जब प्रयोग किए थे तो उन्होंने सिर्फ एक लक्षण को चुना, जो 7 लक्षण आगे हम पढ़ेंगे, तो उनमें से जो एक लक्षण है उसका चयन किया और उसी लक्षण की वंशागति का लगातार वो क्या करते चले गए, अध्ययन चले गए, जिनसे उनको काफ़ी हद तक जो है वो संकरण के प्रयोगों में सफलता प्राप्त हुई। सेकंड है, मेंडल ने अपने प्रयोगों यानी मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, जो संकरण के प्रयोगों किए थे, अपने प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे, संकरण से संबंधित जितने प्रयोग किए थे, तो उन प्रयोगों से प्राप्त जो भी आंकड़े थे या जो निष्कर्ष उन्होंने प्राप्त किए, जो आंकड़े प्राप्त किए, उन आंकड़ों को बड़ी सावधानी पूर्वक क्या किया, उनका सांख्यिकीय विश्लेषण यानी स्टैटिस्टिक्स के रूप में उनको एक श्रेणी के रूप में रखा। तो ये भी उनके सफलता के एक प्रमुख कारण रहा है। थर्ड, इसका जो कारण था, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव बड़ी सावधानी पूर्वक किया। ठीक है, तो मेंडल ने जो मटर के पादप का चयन किया, वो पादप जो है उसका चुनाव बड़ी सावधानी पूर्वक किया, यानी जितने भी उसके लक्षण है वो उनको पता थे, तो उन लक्षणों के आधार पे उन्होंने काफ़ी हद तक उनको बड़ी सावधानी बरती और उन सावधानी के आधार पे जो है वो अपने परीक्षण है वो लिखते चले गए। तो ये जो 3 प्रमुख कारण थे, जो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम इनके आधार पे दिए गए, तो मेंडल सफल हुआ आनुवंशिकता की बारे में और अधिक बताने के लिए। तो जो 3 प्रमुख कारण थे वो यही थे। पहला, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया और मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चुनाव जो है वो बड़ी सावधानी पूर्वक किया। अर्थात हम बोल सकते हैं कि मेंडल ने काफ़ी सावधानी बरती और उसके अकॉर्डिंग
जो है अपने वो परिणाम प्रस्तुत किए। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखेंगे, जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि जो मेंडल है, तो मेंडल ने मटर के पादप का चयन ही क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण रहा है, तो वो सब हम, और जो आनुवांशिकता से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उसको हम अगले वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं।